कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे शिरीन ड्यूक को बारिश में भीगते हुए मिलती है। ड्यूक बोलते हैं क्या मैं गलत हूँ? शिरीन वेल्डी लेट है अपने मन में बोलती है ड्यूक लेसियन रोजन वेस्टर वो यहाँ क्यों है? अगर वो इसमें शामिल हो गया तो उस परेशानी का सबक बन जाएगा। अपने कपड़े को कसकर पकड़ के सोचती है मैं अभी इस पे ध्यान नहीं दूंगी। ड्यूक से बोलती है मुझे कुछ आसपास करना था। ड्यूक बोलते कुछ करना है। शिरीन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलती है इस तरह आपसे मिलना भी अच्छा लगा, मैं अब जा रही हूँ। बोलते हैं यहाँ चोर आम बात है, आपको नहीं लगता आपकी जैसी कमजोर महिला का यहाँ अकेले रहना खतरनाक है? यह सीन शिरीन ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक बोलते हैं जल्दी करो और आगे बढ़ो। चेंज होकर गाड़ी के अंदर का होता है जहाँ पे शिरीन और ड्यूक बैठे होते हैं। बस में उनके पैर छू रहे होते हैं। शिरीन अपने मन में सोचती है मैं जानती थी कि वह बड़ा है लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी में बहुत ही परेशान महसूस कर रही हूँ। मैं खिड़की की तरफ देखते हुए बोलती है जब गाड़ी चलती है तो मेरे घुटने टकराते हैं। शिरीन से पूछते हैं आप जैसी काउंटेस इस जगह पे क्या कर रही है? शिरीन अपने मन में बोलती है काउंटेस। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो उसने मुझे अभी अभी मेरे पहले नाम से बुलाया था, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ तो क्या? शिरीन बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मुझे कुछ जरूरी काम है और जब मैंने घर जाने की कोशिश की तो मैं खो गई। ड्यूक हंसते हुए बोलते है कुछ जरूरी? जहाँ तक मुझे पता है एक औरत को बारिश में इतने दयनीय रूप से भीगने की जरूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ एक ही कारण है। शिरीन बोलती है क्या? ड्यूक बोलते एक आदमी। शिरीन ये सुन के हैरान होती है। आगे बोलता है कि आपका भी यही कारण है? मैंने सुना है कैलियन हलकालर का विला यहीं पास में है, क्या ये सच है? हंसते हुए दोबारा बोलते हैं ये मुख्य निवासी से बहुत दूर है और कुछ छुपाने के लिए एकदम सही जगह है। शिरीन ये सुन के कांपने लगती है। वह अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लेती है और बोलती है ड्यूक लेक्सियन आपको मुझसे ये पूछने के लिए गाड़ी में बैठने को कहा था? मैं हिम्मत जुटा के बोलती है ये मेरी परेशानी है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है ड्यूक। जैसा की मैंने कई बार कहा मैं सिर्फ इसलिए गई क्योंकि मुझे कुछ करना था। शांति से उसे देखते हुए बोलते है तुम झूठ बोल रही हो और आप इसमें अच्छी नहीं है। शिरीन वेल्डी अपने मुंह को हाथों से ढकते हुए बोलते हैं अगर आप किसी तुच्छ बात के लिए बाहर आए हैं फिर भी आपकी आंखें लाल नहीं होंगी, सब रो रहे हैं। सुन के शिरीन के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे होते हैं। शिरीन के घर के पास आके रुकती है। दोनों ही गाड़ी के बाहर निकलते। शिरीन बोलती है आज की सवारी के लिए धन्यवाद। अपने सीने पे हाथ रख के बोलती है और ये हमारी पहली मुलाकात थी, मेरे बुरे व्यवहार के लिए क्षमा करें, देर हो रही है इसलिए कृपया आपका धन्यवाद। ड्यूक बोलते पहली बार, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सुन शिरीन ड्यूक को देखती है। ड्यूक बोलते हैं लगता है आप भूल गई हैं और क्या तुम खुश हो? शिरीन बोलती हूँ। तुमने अभी क्या कहा? बोलते मैंने पूछा क्या तुम खुश हो? शिरीन बोलती है आप अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोलते ये मेरे लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है जितना आप जानते हैं, तो मुझे एक ईमानदार जवाब दो। शिरीन बोलती है खुश? बोलते उसकी आंखों के सामने कि पिछली जिंदगी कांच की तरह बिखर के सामने आ रही होती है जिसमें धोखे और झूठ के अलावा कुछ नहीं था उसके लिए। किसी भी तरह से खुश नहीं हो सकती जब तक मैं पागल न हो जाऊं। मैं इतने गुस्से में हूँ कि मैं सो भी नहीं सकती। कैलियन और लहराई के चेहरे को सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है और जब मैं उस बच्चे के बारे में सोचती हूँ। ड्यूक शिरीन के हाथों को देख रहे होते हैं जो गुस्से में कांप रहे होते हैं। ड्यूक शिरीन से बोलते हैं अच्छा ऐसा है, अब मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं जल्दी करो और अंदर जाके आराम करो शिरीन, हम जल्दी ही मिलेंगे, भले ही आप कहें कि आप मुझसे नफरत करते हैं। शिरीन बस ड्यूक को जाता हुए देखती है। सीन चेंज होकर कीना की तरफ होता है जो इधर उधर चक्कर काट रही होती है। घड़ी में 9 बजने वाले होते हैं। अभी कीना की नजर गेट पे जाती है। बोलती मैडम आखिरी में आप वापस आ गए। और भागते हुए शिरीन की तरफ जाते हुए बोलती है परेशान थी कि आप इतनी देर में घर वापस नहीं आए। बोलती माफ करे कीना। दोबारा बोलती है आप तो पूरी तरह से भीग गई है। वह कोट उठाते हुए बोलती है क्या हुआ? शिरीन बोलती मैं आपको बाद में बता दूंगी, के लिए मुझे आराम करने दो। कीना बोलती है मैं अभी आपके लिए भोजन और कपड़े तैयार कर दूंगी। शिरीन अपने कमरे में जाते हुए बोलती है दोनों ठीक है, कृपया कैलियन को बताए कि स्थिति खराब है। परेशान होते बोलते हूँ यह लहराई यहाँ है। शिरीन वहीं पर रुककर बोलती क्या कहा तुमने? परेशान होते हुए बोलते हैं विस्काउंट ने कहा कि वे एक साथ भोजन करना चाहते हैं इसलिए। सुन शिरीन को गुस्सा आ जाता है। बोलती हूँ वे दोनों यहाँ हैं और हंसते हुए बोलती है मेरे घर में? मैं हैरान हूँ। कीना बोलती मैंने उन दोनों को बोला कि तुम काउंट के घर गई हो, वर्तमान स्थिति के बारे में पता कर रहे थे। और गेट बंद करते हुए बोलती है मैं कोई अच्छा पाना नहीं सोच सकी। शिरीन अपने बालों में हाथ रखकर बोलती है शुक्रिया, वैसे भी मैं अपने चाचा के घर जाने वाली थी। कीना बोलती अच्छा तो क्या मैं उन्हें बता दूं कि आप आराम कर रही हैं? शिरीन मना कर देती है। कीना को नई ड्रेस तैयार करने के लिए बोलती है। कीना बोलती है मैडम जो आज आपने मांगा था वह ड्रेसिंग टेबल के दराज में है। शिरीन सोचती है मुझे बदला कैसे लेना चाहिए। शिरीन ड्रेसिंग टेबल खोलती है, उसमें एक लेटर पड़ा होता है। वह लेटर को उठाते हुए बोलती है क्या मुझे उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए? अगर ये पता चल जाए लहराई जैसे किसी आम आदमी का अफेयर रईस के साथ है वह सजा से बच नहीं पाएगी। खैर इस बारे में मुझे अंकल से बात करनी है। ये चलो चर्चा करते इस बारे में क्या करना है। कैलियन की आवाज आती है। वह आवाज से डर जाती है। वह जल्दी से ड्रॉर बंद कर देती है। कैलियन और लहराई साथ में होते हैं। लहराई बोलती है सैरी। सेरीन की तरफ आते हुए बोलते हैं मैंने सुना कि तुम काउंट के घर गए थे लेकिन तुम इतनी देर में वापस आई कि मैं परेशान हो गई। सेरीन झूठी मुस्कान के साथ बोलती है मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशान कर दिया। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो अब खाना खाएं। तीनों डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। टीना उन्हें खाना दे रही होती है। लहराई हंसते हुए बोलती है सैरी क्या आपको मेरी भेजी हुई चाय मिली?
ये सुनसीना का हाथ रुक जाता है। दोबारा हंसते हुए बोलती है, मैंने इसे पत्र में लिखा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके लिए ये उपयोगी है। इसे हर दिन पीना सुनिश्चित करें। शिरीन जो खाना खा रही होती है यह सुन के उससे उसके हाथ कांप रहे होते हैं। लहराई उसे आवाज देती है जिससे शिरीन होश में आती है। वह बोलती है, हाँ ठीक है, शुक्रिया, और तुम्हें भूख लगी होगी ना, जल्दी करो और खाना खाओ। लहराई बस अजीब सा मुंह बना के शिरीन को देख रही होती है। शिरीन बोलती, वैसे कैलियन? वह बोलता, हाँ। वह दोबारा बोलती है, आजकल व्यापार कैसा चल रहा है? सुनते ही कैलियन खाना खाते हुए रुक जाता है और शिरीन की तरफ देखता है। शिरीन बोलती है, चाचा परेशान थे। कैलियन बोलता है, चाचा? वह बोलती है, हाँ, और आप जांच में व्यस्त थे इसलिए वह आपसे संपर्क नहीं कर सके। कैलियन बोलते है, अगर बात खदान की है तो सब ठीक ही चल रहा है, खुद उस चाचा से मिलूंगा। शिरीन बोलती है, नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें तुम्हारे लिए बता दूंगी, बस मुझे बताओ कि खनिज की स्थिति कैसी है। कैलियन बोलता, मुझे माफ करना, आप गंभीर हैं। शिरीन बोलती है, बेशक मैं गंभीर हूँ, मुझे खदान की स्थिति के भी बारे में जानना है। राय को उन दोनों की बात करने की वजह से गुस्सा आ रहा होता है। हंसते हुए बोलते, वह मेरा मूल रूप से था, मेरा, ठीक है। मेरे माता पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद मुझे विरासत में सिर्फ एकमात्र संपत्ति मिली है। माइनिंग बिजनेस हाल ही में सुर्खियों में आया है, लेकिन कैलियन ने अपना पूरा जीवन इस पर दांव पे लगा दिया था। सोसाइटी अभी भी अपनी दूरी स्थिरता पे सवाल उठता है, लेकिन माइनिंग बिजनेस का असली मूल कहीं और है। जादुई पत्थर की दुर्लभता के कारण इसका व्यापार ऊंचे मूल्यों पे किया जाता है। बहुत जल्द मेरी खदान में जादुई पत्थर निकल जाएगा। दूसरे शब्दों में यह बिजनेस बहुत ही बड़ी सफलता होगी, लेकिन मैं कैलियन को इस पे अधिकार की अनुमति नहीं दे सकती। अब से मैं हर चीज वैसी कर दूंगी जैसी वो होनी चाहिए। कैलियन को इस बिजनेस से बाहर निकाल दूंगी और मैं उसकी हर एक प्यारी चीज नष्ट कर दूंगी, सब कुछ कैलियन और लड़ाई का खजाना। कैलियन परेशान होते हुए बोलते हैं, लेकिन सैरी, क्या तुम कुछ भी बिजनेस के बारे में जानती हो? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं, क्या आप समझ पाएंगे? लड़ाई बोलती, अच्छा, क्या ये ठीक नहीं है? अगर सैरी खुद इसकी रिपोर्ट करे तो विस्काउंट अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपना मुंह साफ करते हुए आगे बोलती है, सैरी भी तो यही चाहती है ना, यहाँ तक कि विस्काउंट के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त करने के लिए पेशकश भी। सैरी को विस्काउंट से सचमुच प्यार करना चाहिए। विस्काउंट सचमुच एक भाग्यशाली आदमी है, सैरी जैसी पत्नी पाना। कैलियन हंसते हुए बोलते, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सचमुच एक भाग्यशाली आदमी हूँ। सैरी उन दोनों को देखते हुए सोचती है, बात यह है कि आप अपनी ताजे स्वभाव को छिपा सकते हैं और फिर भी उस तरह मुस्कुरा सकते हैं। जी बीमार कर देता है। चेयर से उठते हुए कैलियन को बोलती है, तो कृपया कल से प्रगति की रिपोर्ट देना शुरू करें। दोनों शिरीन की तरफ देखते हैं। वहाँ से जाते हुए बोलती है, जैसा कि लहराई कहती है, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाकर गेट को बंद कर लेती है। गेट से सटकर खड़े होकर सोचती है, जब सच्चाई के बारे में मुझे पता चल गया है तो शांत भाव से उनका सामना करना मेरे लिए कठिन है। जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है और अपने आप को आईने में देखते हुए सोचती है, लेकिन ये महज एक शुरुआत है, मैं लड़ाई शुरू होने से पहले गिर नहीं सकती। और वह ड्रॉर खोल के पत्र निकालती है और उसे खोलकर पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा होता है, मेरा मानना है कि ये मुझे खुद बताना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी में, इसलिए मैं आपको पत्र द्वारा सूचित करता हूँ। आपने जो मुझे चाय सौंपी थी उसके बारे में, इन प्रकार के पदार्थों से बनाया गया एक घातक जहर है। इन पत्र पढ़ के बोलती है, मैं जानती थी। वो पढ़ना जारी रखती है। उसमें लिखा होता है, ना ही इसमें कोई गंध है, ना ही कोई स्वाद है, और एक बार शरीर में चले जाने पर यह कोई निशान नहीं छोड़ता है। अगर निशान बचे भी रहे तो इसकी औषधि बनाना कठिन है। अगर ये लंबे समय तक थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये बिल्कुल वैसा जहर है जो चाय में मिलाने के लिए ठीक है। यह पढ़ने के बाद शिरीन को लहराई की बातें याद आती है, जो इसे बोल रही होती है इसे हर दिन पिए। शिरीन पत्र पढ़ने के बाद बोलती है, इसलिए उसने मुझसे ऐसा कहा था, अगर इसे चाय में लगातार पिया जाए तो इससे पहले फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा और समय के साथ सभी शरीर के अंग सड़ जाएंगे। यह पढ़ने के बाद शिरीन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वह कागज को मोड़ते हुए बोलती है, मुझे समझने के लिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे अपनी आंखों के सामने अनुभव किया है। अगर इसमें इतना समय लगता है तो मुझे सिर्फ उसकी चाय में नहीं बल्कि उसके खाने में भी मिला देना चाहिए था। तो लहराई के साथ वैसे ही होगे, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। मैं आगे लिखा होता है, मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या हो रहा है मैडम, अगर आपको जहर दिए जाने का खतरा है तो मैं आपको कुछ सलाह देता हूँ। शिरीन अपने आप को आईने में देखते हुए बोलती है, व्यापारी सही है, मैं अभी भी खतरे में हूँ। मैं इस बार इससे बच सकी क्योंकि मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगली बार इस तरीके से जहर देंगे। मैं एक ऐसे जीवन को जीने से इनकार करती हूँ, मैं बिना लड़ाई के इसे स्वीकार कर लूँ। डोर से आवाज आती है, मैंने कहा था ना ऐसा मत करो। क्या होगा अगर सैरी ने देख लिया? देखते कैलियन होता है जो लहराई से बोल रहा होता है। लहराई बोलती है, वह औरत हमसे जल्दी सो जाती है, शायद बिस्तर में अभी शांति से सो रही होगी। लहराई को देखकर हंसते हुए बोलता है, बस नहीं हो रहा, एक बेवकूफ औरत व्यापार के बारे में कुछ नहीं समझती, सोचे वह रिपोर्ट सुनना चाहती है। हाँ, वह सचमुच मूर्ख है। लहराई हंसते हुए बोलती है, लेकिन ये अच्छा नहीं है सीधे वायरस को रिपोर्ट करने से, इसे बस सैरी को इस्तेमाल करने के रूप में सोचे। इसके अलावा मैंने ये तैयारी कर दी है कि सैरी धीरे धीरे मरेगी। कैलियन बोलता, मुझे मत बताओ कि तुमने जहर का इस्तेमाल किया। थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, लहराई, हमें पहले इस पर बात करने के लिए सहमत हुए, इतना ही, कोई बात नहीं है, बहुत है। सुनकर लहराई कैलियन से दूर होते हुए गुस्से में बोलती है, कैलियन, अगर तुम
इसी तरह डरते रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। इसके अलावा मैं उसे तुरंत नहीं मारूंगी, मैं इसे तुम्हारे द्वारा बताए गए 3 वर्षों के बराबर कर दूंगी। हंसते हुए कैलियन के होठे के करीब जाते हुए बोलती है, एक बार जब सैरी मर जाए तो तुम वेरिस से भी रिश्ता तोड़ सकते हो और हम आखिरी में एक सच्चा परिवार बन सकते हैं। बन्नी को तुम हमेशा के लिए विला में बंद नहीं कर सकते ना। लेराई कैलियन को एक तरफ ले जाते हुए बोलती है, मुझे ये पसंद नहीं है। कैलियन पूछता है, ये क्या है? लेराई दूसरी तरफ मुंह बनाते हुए बोलती है, ये हवाई दरूनी भाग से लेकर बाकी सब कुछ भयानक है। वो तो मुझे पता है, ये सायरा का स्वाद है ना। और गुस्से में बोलती है, एक बार जब मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊँ, फर्नीचर से लेकर इंटीरियर डिजाइन तक सब कुछ बदलवा दूंगी। और कैलियन, तुम्हें हमारा वादा याद है ना? कैलियन बोलता है, क्या वादा? सैरी के साथ रात ना बिताने वाला वादा? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। लेराई बोलती है, मैंने सिर्फ शादी की रात की अनुमति दी, अब से बन्नी तुम्हारा एकमात्र बच्चा होगा। कैलियन बोलते, बिल्कुल, वैसे भी मुझे उस औरत की चाहत नहीं है। ऐसी उबाऊ औरत मानो कि जैसे कोई मूर्ति हो। जो गेट से लगे उसकी बातें सुन रही होती है, उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। वह दोबारा बोलता है, ऐसी औरत को पकड़ने का क्या मतलब है? लेराई बोलती है, ओ ऐसा है क्या? वाह, जो इन लोगों के लिए उबाऊ है वो तो ड्यूक का प्यार है। दोबारा स्टोरी पे आते हैं। सीन चेंज होकर अगली सुबह का होता है। रिन कीना के साथ मार्केट में आई होती है। कीना बोलती है, अरे मुझे हैरानी है कि यहाँ कितना समय हो गया है। रिन अपने बालों को पीछे करते हुए बोलती है, शहर में बाहर जाना अच्छा है। कीना एक तरफ इशारा करके हंसते हुए बोलती है, अरे वहाँ पर मैंने पहले ही उनसे बात कर ली थी। हंसते हुए कीना से बोलती है, दुकान के सामने इंतजार करे, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। दुकान के दरवाजे के सामने एक गहरी सांस लेती है। कोई बोलता है, बहुत अच्छी सुबह है ना सैरीन। सैरीन पलट कर देखती है तो वहाँ ड्यूक खड़े होते हैं। ड्यूक को देखकर सोचते हुए, यहाँ क्यों है? मॉर्निंग ड्यूक लेक्सियन रोजर वेस्टर, ऐसी जगह पर आपसे मिलना सम्मान की बात है। ड्यूक सीरीन को देखते हुए बोलते हैं, क्या आप यहाँ पर टेबल वेयर खरीदने आई हैं? आप उतने सम्मान्य नहीं दिखते इतना आप दावा करते। सीरीन बस ड्यूक को देख रही होती है। दोबारा बोलते, अगर ऐसा हो भी आपके लिए यहाँ खुद आने का कोई कारण नहीं है या फिर कोई और कारण है जिसके लिए आप यहाँ आ सकते हैं। ड्यूक सीरीन के कान के पास जाकर धीरे से बोलते हैं, उदाहरण के लिए आप कुछ ऐसा अनुरोध करने आए हैं इसके बारे में आप नहीं चाहते कि दूसरे जाने, इसलिए आपको खुद उनकी भी सुनिश्चित करने की जरूरत है, या शायद दोनों। शिरीन दूसरी तरफ इशारा करके बोलती है, मैं नहीं जानती आपका क्या मतलब है। और वहाँ से जाते हुए बोलती है, मेरा अपॉइंटमेंट है इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कृपया वापस आते समय अपना ध्यान रखें महाराज। वह दुकान के अंदर चली जाती है। दुकानदार शिरीन को देखकर हंसते हुए बोलता है, स्वागत है आपका माय लेडी, मेरा नाम पॉल है। मैंने सुना कि आप आ रहे हैं इसलिए मैंने अन्य ग्राहक को वापस भेज दिया। इन दुकानदार को शुक्रिया बोलती है। दुकानदार बोलता है, मैंने सुना है कि आपके पास मेरे लिए अनुरोध है, ये क्या हो सकता है? शिरीन अपने कपड़ों में हाथ डालकर पैसों की थैली निकालते हुए बोलती है, आप पहले ये ले लो। दुकानदार थैली खोलकर देखकर परेशान होते हुए बोलता, माय लेडी ये है। शिरीन बोलती है, चुप रहने के लिए पैसे। उस पैसे की थैली के वजन का मतलब है कि आप अपना मुंह उतनी ही मजबूती से बंद रखें। सुन के दुकानदार परेशान हो जाता है। आगे बोलती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको खतरे में डाल दे, इसलिए परेशान ना हो। दुकानदार हैरानी से बोलता है, फिर अनुरोध क्या है? शिरीन बोलती है, मैं चाहती हूँ कि आप चांदी के बर्तन बनाएं और इसे ऐसा बनाएं कि ये बताना जितना मुमकिन हो सके उतना कठिन हो कि यह चांदी के बने हैं। आपके कौशल के साथ ये कठिन नहीं होना चाहिए ना। बेशक मैं सामग्री और शिल्प कौशल की लागत के लिए अलग से भुगतान करूंगी। मैं एक बार आपको फिर से विश्वास दिलाती हूँ कि किसी से आपको खतरा नहीं होगा। तभी कोई दुकान के अंदर आते हुए बोलता है, यह सच है। दोनों ही सोचते ये आवाज। हम देखते हैं ड्यूक जो बड़े ही स्टाइल से खड़े होकर बोलते हैं, कोई कारण नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल चांदी के बर्तन बनाने से खतरे में पड़ जाए। और किलर स्माइल के साथ बोलते हैं, जब तक आप इसका इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं करने जा रहे। सोचते हैं ड्यूक रोजन वेस्टर, ड्यूक लेक्सियन। ड्यूक बोलते कि अन्य ग्राहक को अंदर आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। दुकानदार ड्यूक को देखकर डर गया होता है। हड़बड़ाते हुए बोलता है, ये है। ऐसे भी लोग हैं जिसे आप बाहर कर सकते हैं और ऐसे भी लोग हैं जिसे आप बाहर नहीं कर सकते। और रोजन वेस्टर परिवार ने कई वर्षों से दुकानों का समर्थन किया है। लेकिन परेशानी से ड्यूक को देख रही होती है। ड्यूक आगे बोलते हैं, खैर आप जैसे आम लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। शिरीन मन में सोचती है, आप कहते हैं कि समर्थन, यह तो केवल कुलीन वर्ग के आंदोलन की जांच करने का बहाना मात्र है ना। जो कुछ भी हो सकता है उसकी तैयारी में ड्यूक हमेशा कुलीन वर्ग की गतिविधियों में नजर रखते हैं। उनके कार्यों की मौजूदा स्थिति समझने के लिए वह व्यापारियों के बीच पैसा बांटता है। दुकानदार घबराते हुए बोलता है, मैडम मुझे माफ करें, सबसे पहले मैं आपको चांदी के बर्तन के कुछ टुकड़े दिखाता हूँ। ड्यूक बोलते, जितना मुमकिन हो सकता है उतना सरल लेके आइए, कुछ ऐसा जो कम समय में बड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जा सके। शिरीन बोलती, कुछ ऐसा जो कम समय में बड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जा सके। वे चिल्लाते हुए बोलती, ऐसा क्यों? तुम हमारे काम में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? ड्यूक शांति से चम्मच को देखते हुए बोलते, अगर केवल आपने ही टेबल वेयर का शेष सेट इस्तेमाल किया है, क्या इससे शक पैदा नहीं होगा? वह चम्मच उठाते हुए आगे बोलते हैं, विशेष करके उन लोगों को जो लंबे समय से आपके साथ हवेली में रह रहे हैं
यह सुनकर शिरीन ड्यूक को हैरानी से देखती है। ऐसी स्थिति में सब कुछ पूरी तरह से बदलना बेहतर होगा, लेकिन मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आखिर वह कौन है जो आपको जहर देने की कोशिश कर रहा है? ड्यूक शिरीन को चम्मच में देखते हुए बोलना जारी रखते हैं। शक से बचने के लिए सभी टेबल वेयर को बदलना होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपके साथ भोजन करता है। ये सारी बातें सुनकर शिरीन हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अगर ऐसा है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम आता है। वह चम्मच छोड़ते हुए बोलते हैं, एलियन हलकारल। शिरीन के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते। वे ड्यूक को देखते हुए बोलते हैं, योर ग्रेस, आपने युद्ध क्षेत्र पर अवश्य काफी समय बिताया होगा। विजय होकर लौटने के बाद भी शायद आपको दोबारा युद्ध के लिए निकलना पड़ा होगा। आप सामाजिक दायरे में काम करने वाले नहीं रहे। हालांकि मैंने आपके बारे में कहानियां सुनी हैं। जो भी लोग एक साथ होते हैं और बातचीत करते हैं, भाविक रूप से विषय योर ग्रेस पे चला जाता है। लेकिन क्यों और इस पर भी को जल्दी ही युद्ध क्षेत्र की ओर जाना चाहिए। और ड्यूक की तरफ जाते हुए बोलती है, तो फिर आप मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं? ड्यूक हंसते हुए बोलते हैं, किसने कहा तुमसे यह है? बड़े ही स्टाइल के साथ बोलते हैं, आपने किससे सुना कि मैं युद्ध के मैदान में वापस जाऊंगा? वह शिरीन के चेहरे के बिल्कुल करीब आके बोलते हैं, क्या यह बात साम्राज्य में किसी को भी पता नहीं होगी, भले ही वह मैं ना होता? शिरीन ड्यूक के इतने करीब आने से घबरा जाती है। ड्यूक शिरीन के चेहरे पे हाथ ले जाते हैं। डरते हुए बोलती है, आप क्या? ड्यूक उसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोलते हैं, अब से आप खुद ही अफवाहें फैलाएंगी। तो पागल हत्यारे एक्सियन रोजर वेस्टर ने लड़ाई में सारी रुचि खो दी है। अपने चेहरे पे हाथ रख के ड्यूक से थोड़ा पीछे हट जाती है। ड्यूक आगे बोलते हैं, मैं कुछ समय के लिए युद्ध क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। नहीं, शायद मैं फिर कभी युद्ध क्षेत्र में ना जाऊं। चेंज होकर रात को होता है। शिरीन लाइब्रेरी में होती है। सोफे पे बैठते हुए सोचती है, एलियन पहले की तुलना में अब घर से बाहर रहने लगा है। उनका कहना है कि वह खदानों का ध्यान रखने में व्यस्त है, लेकिन यह तो बस एक बहाना है। शायद वह विला में है। अगर इस स्थिति में कोई शांति देता है, वह ये है कि कम से कम खदान कार्यों की उचित रिपोर्ट लाए। यार ऐसा नहीं है कि मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेबल पर रखी किताबें उठाकर खोलते हुए सोचती है, पर मैं एक भी चीज नहीं सौंपूंगी उन दोनों को। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले मुझे खदान व्यवसाय की स्थिति को ठीक से समझना होगा। लेकिन एक अजीब बात है, निवेश जानकारी और निवेशक जानकारी का एक हिस्सा लगभग पूरी तरह से छिपाया गया है। तक कि मुझे जो आखिरी में सूची मिली, उसमें भी ज्यादातर झूठे नाम थे। इतना अधिक धन निवेश होने के बाद उसे अब तक छुपाने की क्या जरूरत थी? आखिर क्यों? मुझे हर कीमत पे इस मामले की सच्चाई को उजागर करना होगा। लेकिन अगर मैं इसे अपने कानों से स्पष्ट रूप से सुनूं, तो याद आता है कि ड्यूक बोलते हैं, मैं कुछ समय के लिए युद्ध क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। क्या फिर भी अफवाह सच हो सकती है? सम्राट ड्यूक को कठोर चीजों से निपटने के लिए ढाल के रूप में उपयोग करने वाले हैं। उदाहरण के लिए खदान में जाने वाले कैदियों का लक्ष्य निजी सैनिक को इकट्ठा करना था, चाहे ये सच हो या झूठ। चाहे सम्राट के लिए राजनीतिक शत्रुओं का सफाया करना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? शिरीन बैठ के सोच ही रही होती है। मैं आज की स्टोरी खत्म करती हूँ।